नमस्कार। डेवलपमेंट चल रहा है अपना। आज डेवलपमेंट लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हमने डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट किया था? बाल विकास। हाँ, बाल विकास का इतिहास बताया था थोड़ा सा। उसके बाद बाल विकास के कुछ सामान्य सिद्धांत बताए थे जो पूरे यूनिवर्स पे लागू होते हैं। उसके बाद सिद्धांतों के बाद क्या बताया था? अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, उससे पहले भ्रूण अवस्था, है ना। उसके बाद भी चलती हैं, लेकिन बाल विकास में शैशवावस्था, किशोर अवस्था तक आती हैं। हाँ, उसके बाद सिद्धांत बताए थे। कौन कौन के सिद्धांत कर लिए अपन ने? ब्रेनर वाला कर लिया, जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत या साइको मनो पारिस्थितिकी सिद्धांत। और उसके बाद उसके पहले किस किस के किए थे? सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक है, मनोलैंगिक विकास। और उसी क्रम में आज क्या स्टार्ट करेंगे? जीन पियाजे के बारे में बताया था ना, संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। हाँ, पढ़ाया नहीं था, यही स्टार्ट करेंगे आज। इसके बारे में केवल बता। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। हिंदी में बोले तो संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था, कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी अवस्थाओं में कैसे कैसे क्या क्या हम सीखते हैं, उसके बाद कौन सी अवस्था आती है उसमें क्या सीखते हैं, ऐसे बताया था। इन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किया था। इनके घर में इनका खुद का बच्चा लॉरेंट और जैकलिन इनकी बच्ची, उन्हीं के साथ ल्यूसिन इनके भाई का बच्चा, ये तीनों बच्चे इन्हीं के थे। ठीक है, इन्हीं बच्चों पर इन्होंने नैदानिक परामर्श, क्लिनिकल इंटरव्यू नाम से बताया था इनके बारे में। कैसे कैसे बताया था? जब ये तीनों बच्चे छोटे थे, शैशवावस्था में थे, जब ये क्या क्या हरकतें करते थे, क्या नहीं करते थे, कितनी इनकी सोचने समझने की क्षमता थी, सभी के बारे में विस्तार से इन्होंने बताया। उसके बाद बाल्यावस्था के बारे में बताया, उसके बाद किशोर अवस्था के बारे में। ऐसे करके इन्होंने टोटल कितनी अवस्थाएं दी? मुख्य रूप से इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्किल, सेंसरी मोटर स्टेज, और प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज, और पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज, या अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, या इसका नाम दूसरा क्या था? पोस्ट ऑपरेशनल, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल, या फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे इनके एक और था इनका नैतिक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत था एक नैतिक विकास का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज 3 सिद्धांत पढ़ेंगे। तो इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किए। प्रयोगों का नाम क्या दिया इन्होंने? क्लिनिकल इंटरव्यू, नैदानिक परामर्श। ठीक है, जो भी समस्याएं थी उनके ये परामर्श देते थे, उन्हीं को किताब में लिखा इन्होंने। ठीक है, उसके बाद बच्चों को क्या बोला इन्होंने? लिटिल साइंटिस्ट, बाल वैज्ञानिक। बाल वैज्ञानिक कैसे? कोई भी वस्तु दे दो उनको, तोड़ेंगे तोड़ेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इसलिए इनको बोला लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है, जो संप्रदाय पढ़े थे उसमें एक संप्रदाय पढ़ा था निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म।
ये स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आता है, संरचनावाद के अंदर आता है। उसी में इन्होंने वैयक्तिक, अगर सीधा सीधा 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, अगर आते हैं तो सीधे सीधे पता होना चाहिए, ठीक है। वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक कौन है? इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म, इसके जनक कौन है? पियाजे। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद, इसके जनक कौन है? लेव वाइगोत्स्की। हाँ, इसके बारे में और विस्तार से हम कभी चर्चा करेंगे, लेव वाइगोत्स्की के बारे में। उसके बाद त्रिज्यीय निर्मितवाद के जनक क्लेसरफील्ड, ठीक है। इन्होंने बताया बच्चा जन्म से सक्रिय होता है। और जॉन लॉक ने क्या बताया था? बच्चा खाली स्लेट होता है, टेबुला रासा। इन्होंने उनका विरोध किया था। इन्होंने बताया था बच्चा जन्म से ही सक्रिय होता है, क्योंकि इन्होंने ऑटो रिफ्लेक्स एज के बारे में बताया था। ऑटो रिफ्लेक्स एज, प्रतिवर्त, जो बच्चे में जन्म से ही आते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण है कौन सा? चूषण। ये जन्म से ही रिफ्लेक्स आता है। उसके बाद थंब को चूसना, उसके बाद ईगल द फिंगर्स, किसी चीज़ को ऐसे ऐसे पकड़ने की, उसकी तरफ जाने की, ये इन्होंने बताए थे रिफ्लेक्स है, जिनको भी कभी चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है। अभी क्या पढ़ना है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने ऐसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही इन्होंने बताया जो ज्ञान की जो सीढ़ी हैं, ज्ञान हमें जो होता है तो 3 सीढ़ी हैं, 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला है संवेदना। इन्होंने बताया जो ज्ञान है उसकी प्रथम सीढ़ी क्या है? प्रथम सेंसेशन। संवेदना जानते हैं? संवेदी अंगों से जो प्राप्त होती हैं। संवेदी अंग कौन कौन से हैं आप जानते हैं? इंद्रियों से 5 इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों बताई थी कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं, जानते हैं ना? आंख, नाक, हाँ। इंद्रियों से जो हमें सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति होती है, कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा काम में आता है सेंसेशंस। जो हमें सेंसेशन होती है वो सबसे पहले संवेदना काम आती है। तो सबसे पहली सीढ़ी कौन सी हो गई? संवेदना। दूसरी सीढ़ी बताई थी इन्होंने प्रत्यक्षीकरण, इमेज या इमेजिनेशंस। वो इमेजिनेशन कल्पना वाली नहीं, रियल वाली इमेज, ठीक है। कोई भी चीज को रियलिटी में देख के ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे किसी को बताया गाय, अब मैं बोल रहा हूँ गाय, तो यहाँ गाय नहीं है, लेकिन आप गाय के बारे में समझ रहे हैं ना, समझ गए, चित्र बन गया गाय क्या है, सिंबल से चित्र बन गया ना। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पहली सीढ़ी केवल जिन्होंने पार की है पहली सीढ़ी में, तो गाय को टच करके और ऐसे देख के ऐसे जब समझेंगे। उसके बाद दूसरी वाली में क्या होगा, उसको उसकी इमेज से, कोई किताब में चित्र दिखा दिया, उस इमेज से बता देंगे कि ये गाय है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्शन, संप्रत्यय, स्कीमा बताया था इन्होंने। स्कीमा शब्द सुना है? स्कीमा है संगठन। स्कीमा एक शब्द दिया था इन्होंने, स्कीमा। स्कीमा बोले तो एक जैसे कॉन्सेप्ट्स का, संप्रत्ययों का संगठन। जैसे मैंने नाम लिया जानवर, तो आपके दिमाग में क्या आया? मैंने नाम लिया मनुष्य, तो मनुष्य आ गए सारे तरह के, कोई एक तो नहीं आया ना। मनुष्य प्रजाति पूरी आ गई, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 नहीं, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, सारा के सारा मनुष्य बन गया ना। लेकिन किसी का फिक्स इमेज नहीं बनी कि उसका नाम लिया है ना। और उसी के बाद जैसे मैं किसी का नाम लूं तो उसी आदमी का चित्र बनेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये एक जैसे स्कीमा, अलग अलग बहुत सारे स्कीमा होते हैं मनुष्य के अंदर। इनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे, ये कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या होते हैं, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्कीमा समझ गए ना आप? संप्रत्ययों का समूह, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ज्ञान निर्माण के, वो क्या थी? सीढ़ियां, कैसे कैसे होता है ज्ञान, कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले सेंसेशन से, उसके बाद इमेजिनेशन से, उसके बाद संप्रत्यय, ठीक है। ये है चरण, कौन कौन से चरणों में होता है। अब हम जो स्कीमा की बात की थी, अभी इसमें विस्तार से पढ़ेंगे उसके बारे में।
इन्होंने सबसे पहला जो चरण बताया है वो बताया है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ये इंग्लिश में नाम है, ये जरूर याद रख लेना, बस 5 नाम। अगर पियाजे से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 5 में से आएगा, संभावना है 90% इन्हीं में से आएगा। अगर ये इंग्लिश वाले नाम आपको याद रखेंगे, अगर याद रहे तो गलत होने की संभावना 0 है। कोई भी प्रश्न हिंदी वालों से हो सकता है गलत भी हो जाए, ठीक है। हाँ, इनके वो आ जाते हैं ना पर्यायवाची, इसीलिए। तो एसिमिलेशन बोले तो आत्म सातीकरण या समावेशन। उसके बाद एक्विलिब्रेशन, एक्विलिब्रेशन। उसके बाद न्यू सिचुएशन। उसके बाद डिसएक्विलिब्रेशन या डिसएक्विलिब्रियम। उसके बाद एकोमोडेशन। अब इनको हिंदी में साम्य धारण, नई परिस्थिति, असाम्य धारण या समायोजन, ठीक है। अब ये शब्द हैं जो 5, ये ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं ये समझते हैं अब, ठीक है। सबसे पहला क्या है? एसिमिलेशन। अब आप एक बात सोचो, आपने कोई पक्षी, मोर देखा, ठीक है, आपने देखा मोर, आप बच्चे हैं, पहले तो ये मानना पड़ेगा कि आप बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में ये। उन्होंने कोई मोर देखा, ठीक, उन्होंने मोर देख के अपने, कोई उनके साथ था, उनका मम्मी पापा कोई भी, उससे पूछा कि ये क्या है। पूछते हैं, चैटर बॉक्स होते हैं ना बच्चे, नामकरण विस्फोट सब चीज का नाम जानना चाहते हैं। उन्होंने पूछा ये क्या है, पिताजी ने बताया कि ये पक्षी है, ये मोर है, ये बताया सीधा सीधा, ये मोर है, ठीक है। यहां पूछा, आत्मसातीकरण हो गया, उन्हें पता चल गया मोर है, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने कोई और पक्षी देखा, उन्होंने देखा, पक्षी नहीं, कोई पशु देखा ये मान लो, या पक्षी देखा, कुछ भी मान लो, उन्होंने देखा। उसके बाद हेलीकॉप्टर देखा, चलो, है ना, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कुछ और देखा जो उड़ रहा है आसमान में। उन्होंने हेलीकॉप्टर देखा, तो यहां तक तो उनका फिक्स था ना कि वे मोर है भाई, यहां उनको पूछा और यहां बता दिया, इस जगह पे जान गए वो मोर है ये, ठीक है। मोर का स्कीमा बन गया उनके अंदर। स्कीमा क्या होता है? संप्रति। अब कोई भी सिमिलर देखेगा मोर के, कोई भी पक्षी, उदाहरण के लिए माना है ना ये मोर, तो कोई भी चील, बाज, चिड़िया, कबूतर, वो कुछ नहीं जानता, वो सबको क्या जानता है? मोर। साम्य धारण तक, एक्विलिब्रेशन तक क्या जानता है? वो मोर हैं सब, ठीक है। उसके बाद अब उसने देखा चिड़िया या हेलीकॉप्टर, कुछ एक मानना है, जैसे हेलीकॉप्टर देखा, अब उसने बताया घर वालों को कि ये मोर है, सबको बता दिया मोर है, पर मोर जैसा था वो ऐसा नहीं था, वो अलग था भाई। हेलीकॉप्टर और मोर अलग अलग चीजें हैं ना दोनों। या चिड़िया देखी तो भी ऐसे ही मानेगा वो, ये अलग है, उसमें कुछ भिन्नताएं मिलेंगी ना उससे, कुछ तो समानताएं हैं, कुछ भिन्नताएं भी हैं। तो हेलीकॉप्टर देखा कि इतने बड़े बड़े वो हैं, इसके पंख वगैरह ऐसे कुछ करके देखा, तो उसने कहा ये मोर तो नहीं है। अब जब उसने नई परिस्थिति देखी, हेलीकॉप्टर देखा, जब उसने हेलीकॉप्टर देखा तो उसके लिए नई परिस्थिति थी, उसमें बहुत सारी। जब वो नई परिस्थिति पैदा हुई तो उसके दिमाग में जो डिसएक्विलिब्रेशन हो गया। डिसएक्विलिब्रेशन क्या था? साम्य धारण। उसने धारण कर लिया ये मोर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हेलीकॉप्टर को देख के क्या हो गया? डिसएक्विलिब्रियम, डिसएक्विलिब्रियम या डिसएक्विलिब्रेशन, असाम्य धारण हो गया। अब वो क्या करेगा कि ये तो मोर तो नहीं है भाई, नई सिचुएशन आ रही है उसके, जब नई सिचुएशन देखी, हेलीकॉप्टर देखा, तो ये मोर तो नहीं है। मतलब सिमिलरिटी भी है, कुछ सिमिलरिटी नहीं ज्यादा है उसमें। जब वो नहीं ज्यादा नहीं वाली मिल रही हैं तो वो क्या करेगा? ऐसा हमें धारण हो गया उसका। उसके बाद वो फिर पूछेगा कि भाई ये मोर होता है तो ये मोर तो ऐसा है, इसका कलर ऐसा है, इसके पंख ऐसे हैं, ये ऐसे चलता है, ऐसे उड़ता है, तो ये अलग तरीके का है जो हेलीकॉप्टर है। तो इसको दोबारा किसी ने बताया कि ये हेलीकॉप्टर है,
मम्मी पापा कोई भी जो था उसने बताया कि ये मोर नहीं है, ये हेलीकॉप्टर है। अब क्या हुआ, इस जगह पे जाके उसको बता दिया हेलीकॉप्टर है, मतलब बता तो उसने यहाँ देखा, यहाँ उसे पता नहीं था ये क्या है, इस जगह पे हेलीकॉप्टर का पता नहीं है हेलीकॉप्टर क्या है, उसने स्वयं ने देख के कुछ अलग चीज देखी, उसमें नई परिस्थिति बनी। उसके बाद यहाँ उसको बता दिया हेलीकॉप्टर है, पता चल गया हेलीकॉप्टर है। अब वो जो मोर का स्कीमा था, अब जैसे समझ लो ये था स्कीमा मोर का, ठीक, यहां जाके उसने ये बना लिया, यहां बताया, यहां बना लिया। उसके बाद उसने देखा इसको, इस चीज को, कोई नई हेलीकॉप्टर को है ना, ये एच लिख देते हैं। अब इसने क्या किया, इसको इसी में रख लिया, कैसे, अब ये बना, ऐसे देख लिया, ये तो मोर हो गया, मोर का स्कीमा है, इसी में इसको एच ने समावेशित कर लिया, एच को, हेलीकॉप्टर को, कि यही हेलीकॉप्टर, यही मोर है। ये जानता नहीं है, लेकिन सिमिलरिटी नहीं है ना इन दोनों में, एम अलग है एच अलग है, दोनों शब्द अलग अलग तरीके के शब्द भी रियलिटी में भी। तो अब क्या होगा, जो ये दोनों हैं इनमें वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा अपने मन में, फिर वो किसी से असाम्य धारण होगा। तो एम है, इससे जो एच है वो बाहर की ओर निकलेगा, बाहर की ओर निकलने की कोशिश करेगा उसके दिमाग में पूछने से पहले ही, क्योंकि ये ऐसा क्यों नहीं है, बाहर जा रहा है एच, बाहर जा रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, असाम्य धारण। और जो यहाँ इस जगह पे वो शुरू में जो मोर की बनाई थी, एम की बनाई थी, उसको क्या बोल रहे थे हम, साम्य धारण। यहाँ आत्मसातीकरण बोल रहे थे शुरू में जो मोर था, ठीक है। फिर इसको बोल रहे साम्य धारण। फिर उसके बाद ये बना दिया, अब एच बाहर की ओर जा रहा है, बाहर क्यों जा रहा है, असाम्य धारण हो रहा है। अब उसको किसी ने बता दिया कि भाई ये हेलीकॉप्टर है, लास्ट में जाके बता दिया ना, तो फिर क्या हुआ, एम का स्कीमा एक बन गया, एच का एक अलग बन गया। ऐसे ज्ञान उसको हुआ शुरू में। अब ऐसे हर चीज के बारे में देख लो आप। अब उसने देखा गिलहरी, उसने आदमी देखा, उसके बाद आदमी तो देखते रहते हैं ना, अब उसने देखा शेर, टीवी में देखा शेर। अब यहाँ उसका मोर का था, यहाँ उसका हेलीकॉप्टर का था। अब उसने देखा शेर, शेर को टाइगर लिख देते हैं, लॉयन नहीं टाइगर, उसने देखा टाइगर, टाइगर को देख के क्या हुआ, इसमें फिट करने की कोशिश कर रहा है, इसमें करने की कर रहा है, ऐसे करके उसने किसी एक में कर लिया, समझ लो इसमें कर लिया, ये है, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर है, क्योंकि नई चीज जान ली, उसने सोचा नई चीज सब हेलीकॉप्टर होती हैं, इससे अलावा इसमें कर लिया। अब वो उसमें समानताएं कम दिखेंगी ना, समानताएं कम दिखेंगी, तो एच से जो टी है, जो टाइगर है, ये कॉन्सेप्ट टाइगर वाला, एच कॉन्सेप्ट से बाहर की ओर जाएगा, अलग होगा, नई परिस्थिति बनी तो अलग होगा ना, अलग होने पर क्या बोल रहे हैं, असाम्य धारण, असाम्य धारण हो गया उसका। असाम्य धारण होने पर फिर उसको किसी ने बता दिया कि ये टाइगर है। यहाँ जैसे ही उसको किसी ने बताया टाइगर है, तो हेलीकॉप्टर का स्कीमा अलग और टाइगर का स्कीमा अलग, और मैन का स्कीमा, मोर का स्कीमा अलग था ही पहले से ही। ऐसे कर करके बहुत सारे स्कीमाओं का निर्माण होता है। अब उसके बाद उसने किसी और जानवर को देखा, गाय को देखा, तो गाय टाइगर जैसी दिख रही है, लेकिन विभिन्नताएं दिख रही है उसमें, अलग अलग दिख रही है, तो ऐसे ही अलग हुआ। फिर किसी ने बता दिया टाइगर है, ये गाय है, ये है काव, गाय। उसके बाद किसी ने बताया कि टाइगर भी जानवर है और गाय भी जानवर है, लेकिन ये जंगली है, ये पालतू है। जब ऐसे बताया तो एक जानवर का प्रति वो बन गया स्कीमा, जानवर के में टाइगर का भी बन गया और काव का भी बन गया, लेकिन अलग अलग, क्योंकि वो जंगली है और वो जंगली नहीं है। ऐसे कर करके फिर उसने कोई और चीज देखी, ऐसे कर करके स्कीमा बनते जा। अब ये 5 नाम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, कौन से नाम कौन सी स्थिति में, ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर ही दिया, ठीक है। और समस्या आए तो वीडियो को ऑनलाइन वाले रिपीट कर लेना, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन जाके देख लेना, ठीक है। हाँ, कमेंट कर देना कोई समस्या आए तो, ये बात नहीं बताई। ये हो गया ज्ञान के 5 चरण बता दिए, समझ में आ गए होंगे 5 चरण। उसके बाद इन्होंने जो स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, स्टेज बोले तो अवस्था, इसको हिंदी में लिख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश की समस्या रहती है फिर, है ना, वालों को समस्या नहीं होनी।
समस्या नहीं हो समाधान। हाँ जी, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ठीक है, राइटिंग भी मस्त आ रही है आज तो। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं बताई थी इन्होंने? टोटल 4। अच्छा साहब, पहली अवस्था का नाम क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। कब से कब तक? 0 से 2 वर्ष तक। हिंदी में बोले तो संवेदी गामक, मोटर गामक को बोलते हैं ना। मैंने वो बताई थी मोटर स्किल, उस समय गामक क्रियाओं का वो होता है ना जिक्र। कौन कौन से कौशल होते हैं? गामक 2 तरह के होते हैं ना, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म गामक कौशल, स्थूल संवेदी गामक अवस्था। कब से कब तक? 0 से 2 वर्ष। ठीक है, जीरो से 2 वर्ष। ये कहाँ गया? एक सेकंड बुलाना टेक्निकल ग्रुप। आ गया, मत बुलाओ, आ जा। कोई आ जाएगा। हाँ उड़ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही समझ लेते हैं। नहीं नहीं रहने दो, अवस्थाओं को वैसे ही समझ, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। और हिंदी वालों की मौज हो गई इससे। ये किसने दिया था? जीन पियाजे ने, तो आपको बताइए। उसके बाद पहली अवस्था का नाम क्या है? संवेदी गामक अवस्था। कब से कब तक है? 0 से वर्ष। विस्तार से पढ़ेंगे, अभी इनके नाम पढ़ रहे हैं केवल, है ना। सेंसरी मोटर स्किल। ठीक है, उसके बाद दूसरी अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये है कब से कब तक है? ये 2 से 7। शाबाश, 2 से 7 वर्ष तक। उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था ये कब से कब तक है? 7 से 11 वर्ष तक। बस, उसके बाद चौथी वाली कौन सी है? 4 बताई थी ना इन्होंने, अमूर्त या औपचारिक, एक ही बात है। इनफॉर्मल बोल लो या अब्स्ट्रैक्ट बोल लो, उसमें इसमें एक ही बात है। ठीक है, वैसे अर्थ अलग अलग है दोनों के। ये कौन सी हो गई? औपचारिक। संक्रियात्मक, फॉर्मल क्रियात्मक अवस्था। इसलिए पीपीटी आती है ताकि राइटिंग में कोई दिक्कत ना आए, समझ ना। 12 वर्ष के बाद। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं बताइए। अब इन अवस्थाओं के बारे में विस्तार से हम आगे ये देखेंगे कौन सी अवस्था में
क्या होता है, कौन सी अवस्था में क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ जनरली समझ लेते हैं, जो संवेदी गामक अवस्था है इसमें सेंसेशन पे जोर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, सेंसेशन पे जोर दिया जाएगा। सेंसेशन पे जोर कैसे, जो भी हमारी इंद्रियों द्वारा सीखने की जो बातें होंगी, इंद्रियों से जो क्रियाकलाप होंगी, मस्तिष्क का बहुत कम उपयोग होगा, वहाँ ये अवस्था आएगी। उसके बाद जो मस्तिष्क का उपयोग है वो होने से जस्ट पहले की जो अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ये सीधा सीधा भी आ जाता है कौन सी अवस्था की कौन सी एज है, ऐसे है ना। अब इससे ये आप कनेक्ट कर ही रहे होगे, यहाँ कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था है ना, अवस्थाओं से करना है ये, शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद पूर्व बाल्यावस्था, बताया था ना, पूर्व बाल्यावस्था हो गई। उसके बाद ये बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। उसके बाद ये यहां से कौन सी स्टार्ट हो गई, इससे आगे से किशोर अवस्था, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक करके समझते हैं बड़े अच्छे से आज। देखो भाई, देखो भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन है, बच्चे हैं, बच्चा ही है ना, ये एक बच्चा है। अब इसकी जो पहली सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष बोले तो संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था में कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, मानसिक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, इसी के बारे में बताया था ना इन्होंने। अब देखो दूसरे की विशेषता होती है, ये मैंने बताया था, ये है ऑटो रिफ्लेक्स, प्रतिवर्त। इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कभी। ये कई होते हैं, 8-9 ऑटो रिफ्लेक्सेज आते हैं बच्चे में जन्म से, है ना। ये हो गई इसका जो चूसने की अवस्था है, कौन सेंसरी मोटर स्किल में स्टेज में आ रही है ना, ये रही, ये जन्म से लेके आ रहा है। उसके बाद अंगूठा चूसने लग गया, अंगूठा चूसने लग गया, तकदी थम। उसके बाद क्या कर रहा है, झुंझुना बजा रहा है, झुंझुना बजा रहा है। उसके बाद वस्तु स्थायित्व की शुरुआत है नहीं, लेकिन शुरुआत हो रही है वस्तु स्थायित्व की। कैसे कैसे मैं अभी बताऊंगा विस्तार से इनको, है ना। वस्तु संयोजन कर रहा है, यहाँ पे कुछ करेगा ये, यहाँ पे वस्तु संयोजन कर रहा है। उसके बाद विकास बहुत तेजी से होता है, शारीरिक है ये, तो ये उसका मतलब क्या है, बहुत तेजी से शारीरिक विकास, और इसका मतलब मानसिक विकास बहुत तेजी से। इसका मतलब क्या है, ईगोसेंट्रिज्म, है ना, खुद को सेंटर में लेके दौड़ना, चलना, भागना, बिल्ली किसी के जानवरों के पीछे करना, हाँ बिल्ली से बहुत वो, हाँ। और ये शुरुआत हो रही है किसकी, कॉन्वर्सेशन की, शुरू में बातचीत करने की शुरुआत। किसी मतलब बोल नहीं सकता, 2 शब्द बोल रहा है लेकिन शुरुआत कर रहा है धीरे धीरे, 2 वर्ष तक का ही है ना। अब ये कैसे कैसे है, देखो चूसने का है जो ये जन्म से आता है, ये ऑटो रिफ्लेक्स। उसके बाद जस्ट इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और अंगूठा चूसने लग जाता है बच्चा। उसके बाद ये क्या करता है, कोई भी खिलौना देते हो तो उस खिलौने से, जानता नहीं है इसका क्या करना है, लेकिन उससे ऐसे ही खेलने लगेगा थोड़ा थोड़ा, हाँ ऐसे ये होता है बच्चों में, ऑटो रिफ्लेक्सेस में आता है ये। उसके बाद ये झुंझुना बजाएगा। उसके बाद अंत तक आते आते ये अच्छी तरीके से किसी काम को करने में रुचि लेने लग जाएगा। जैसे यहाँ रुचि ले रहा है ना, संगीत में रुचि ले रहा है, किसी वस्तु को मतलब किसी वस्तु, जैसे कोई कुत्ता है तो कुत्ते से ये बोलेगा, बोलने की कोशिश करेगा, कहता नहीं है, छोटे बच्चों को देखते नहीं है घर में, कुत्ता आ जाए, वो छोटा बच्चा है तो उससे कुछ कहेगा ना, यही है। हाँ, वस्तु संयोजन, वस्तुओं को जोड़ना, लिटिल साइंटिस्ट वाली बात आ गई इसमें, जोड़ना तोड़ना संयोजन करने की। उसके बाद ये है ना जो वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व है जो, ये क्या है, ये ब्लैंकेट प्रयोग किया था जीन पियाजे साहब ने। ये क्या है, ये ऐसे है जैसे कोई छोटा बच्चा है 2 वर्ष तक का,
उससे ये 1.5 वर्ष से स्टार्ट होता है। एक मिनट बात करना। ये 1.5 वर्ष से स्टार्ट होता है, जब बच्चा 18 माह का होता है तब से स्टार्ट होता है, और 24 माह का होता है। समझ रहे हो? 24 माह का होता है तब तक ये वस्तु स्थायित्व शुरुआत कर लेता है। समझ नहीं पाता वस्तु स्थायित्व कैसे? कोई चीज अगर सामने है तो है, अगर सामने से गई तो वो नहीं है। जैसे इसका बहुत बेहतर एग्जाम्पल दिया जाए, अगर किसी बच्चे की 8 माह से लगभग ये स्टार्टिंग कर देता है, अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ 4-5 महीने 6 महीने में उसकी माँ को उससे अलग कर दिया जाए, तो वो ये समझेगा ही नहीं कि मेरी कोई माँ है या थी। क्यों? क्योंकि वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें विकसित नहीं है। अगर उसके सामने है वो चीज तो है, जो उसके सामने नहीं है, जो सामने नहीं दिख रही वो चीज नहीं है। छोटे बच्चों को क्या करते हैं, आपने मोबाइल दिया, ये अक्सर होता है, आपने सबने ये उदाहरण देखा होगा अपने घरों में। किसी छोटे बच्चे को आपने मोबाइल दिया, वो मोबाइल नहीं दे रहा आपका, तो आप क्या करोगे, उससे मोबाइल छीनोगे। छीन के ऐसा करोगे, ये उड़ गया, और उसको रख लोगे। अब वो उसको ढूंढेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है वस्तुएं ऐसे भी होती हैं। ठीक है? हाँ, तो इसका ही हो गया। उसके बाद बिंब बनना शुरू होगा किसी भी चीज के बारे में, जो बिंब बनना शुरू होगा है, मतलब इमेज बनेंगी। जैसे आपने गाय बताया तो वो देख रहा है, उसका बिंब बन रहा है उसके दिमाग में, ऐसे है ना। के बाद अगली स्टेज है, स्टेजेस के नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम याद होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है? हाँ, लेकिन उसमें चिंतन नहीं था पहले वाले में बिल्कुल भी। सेंसरी मोटर स्टेज बिल्कुल। सफेद कपड़ा, उसके बाद अतार्किक चिंतन, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 वर्ष की, 2 से 7 वर्ष की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसका नाम क्या बताया था मैंने अभी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या था? अतार्किक चिंतन। किसी भी बात को सोचेगा तो अतार्किक रूप से सोचेगा, जो उसमें चिंतन है उसको वो विकसित होने लगा है, अभी वो चिंतन करता नहीं है। ठीक है? एज के हिसाब से जरूर याद रखना कौन सी एज चल रही है ना, कौन सी अवस्था में। उसके बाद एनिमिज्म मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एनिमिज्म क्या है? जीववाद या कल्पना की सजीवता। हाँ, जैसे टेबल ने मारा, कुर्सी ने मारा, या मतलब चांद को बोल रहा है चंदा मामा, ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको सजीव मान रहा है। ठीक है? उसके बाद ईगो सेंट्रिज्म, खुद को हर चीज के सेंटर में सोच के और पास की चीजें सोच रहा है। कैसे? जैसे वो ये सोचता है कि उसी के इशारे पे दिन रात हो रही है, उसी के इशारे पे सारा घर काम करता है। ठीक है? उसके बाद 2 वर्ड फ्रेजेस, वहां वो पहले वाले में वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, कुछ भी वो ऐसे ही कर रहा था। ठीक है? यहाँ आके वो 2 शब्दों वाले जो वाक्य हैं वो बोलता है, जैसे मामा, पापा। कौन सी वो चल रही है एज? 2 से 7 वर्ष। पापा बोलता है ना बच्चा, वो इसी एज में बोलने लगता है वो। ठीक है ना? हाँ। उसके बाद एम्बोलिक स्टेज, सिंबॉलिक है, सो एम्बोलिक नहीं है ना। उसके बाद वो सिंबॉलिक प्रोसेस करता है, वो है ना, सिंबल्स के साथ प्रोसेस। सिंबल्स के साथ कैसे? जैसे आपने बोला गाय, तो उसके दिमाग में 7 वर्ष तक, ये वहां तक आते आते वो लास्ट में जाके ये बात समझने लग जाएगा कि आपने गाय नाम लिया, वो सोच जाएगा कि गाय ये है, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है? वहां उसको समझ नहीं रहता, यहाँ वो समझ जाएगा। उसके बाद रोल प्ले, आपके घर में कोई खूंखार जानवर नहीं, आदमी, आपके घर में कोई खूंखार आदमी है, रहते हैं, वो दिखने में होते हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं बहुत ज़्यादा अंदर से। जो भी कोई आपके घर में रौबीला खूंखार आदमी है, वो बाद में वो नहीं है या वो है, उसके पीछे से जो बच्चा है वो रोल प्ले करेगा उसका। जैसे ये गुण बहुत से बच्चों में बाद तक भी रह आता है। बाद में बच्चे, जैसे कोई टीचर है, सो सख्त टीचर है,
उसको उसकी वो जब नहीं होता उसकी एब्सेंस में उसका वो रोल करते हैं, टीचर बनने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही इसी तरीके से बोलते हैं। बड़े बड़ों में भी होता है ये, ठीक है, आप भी करते होगे मेरा। हाँ, सेंसिटिव स्टेज ऑफ लिंग्विस्टिक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बात सीटेट में आई हुई है एक बार, ठीक है। तो भाषा सीखने की जो संवेदी अवस्था होती है ना, संवेदनशील अवस्था, भाषा एक ऐसी चीज है जो जैसी सीख जाएगा वो जीवन पर्यंत वैसी ही चलेगी। अगर किसी बच्चे को बहुत छोटी उम्र में आपने गाली देना सिखा दिया, हाँ बैठ जाओ, अगर किसी बच्चे को आपने बहुत छोटी उम्र में गाली देना सिखा दिया तो वो बाद में जाकर गाली ही देगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, माता पिताओं को ऐसी भाषा सिखानी चाहिए जो जीवन में उसको काम आए, ठीक है। विमाओं का अभाव होता है, विमाओं का अभाव कैसे? 7 साल से जो छोटा बच्चा होता है, अगर किसी के पापा जी चश्मा लगाते हैं, ठीक है, किसी के पापा जी अगर चश्मा लगाते हैं, अगर उसे कोई और चश्मे वाला आदमी दिखेगा तो वो उसको देख के क्या बोलेगा? पापा, क्योंकि वो एक वहमीय सोच रखता है, विमाओं का उसको ज्ञान नहीं है, वो केवल चश्मा देख के बोल रहा है कि ये मेरा पापा है। लेकिन अगर किसी का पापा बड़े बाल रखता है या बड़ी दाढ़ी मूछे रखता है, कुछ भी, उसको देख के वो अपना पापा बोलेगा। बोलते हैं ना बच्चे, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, हाँ, तो बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसको विमाओं का ज्ञान नहीं है, वो बालों को देख के समझ रहा है ये मेरा पापा है, ठीक है। उसके बाद पलटावी चिंतन का अभाव, पलटावी चिंतन का अभाव होता है। पलटावी चिंतन का अभाव, जैसे ये विमाओं वाली बात है, किसी को भी अपना पापा मान रहा है, पलटावी चिंतन का बता देता हूं मैं। जैसे 5 + 3 बराबर क्या होता है? 8। अगर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, है कि नहीं? लेकिन वो ये नहीं जानता, वो एक ही तरीके से जान सकता है बस, ठीक है। रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होती, अगर उसको कहीं लेके जाएंगे, हमारे साथ उस रास्ते को जान गए, वापस नहीं आ सकता वहां से, ठीक है। संरक्षण का अभाव, ये बहुत बड़ा गुण है इसका। गुण क्या विशेषता है? आपने बचपन में देखा होगा कि घर में एक ये गिलास है और एक ये गिलास है, ये नीचे से बड़ा है थोड़ा, ये लंबाई में ज़्यादा है, दोनों में बराबर दूध है, 250 ml दूध है और इसमें इतना आ रहा है। तो बच्चे का एक फिक्स गिलास होता है कि मेरा बड़ा गिलास है, मैं बड़े गिलास में लूँगा, ठीक है। वो संरक्षण का ज्ञान नहीं है उसको ये नहीं पता कि इस बर्तन से इस बर्तन में अगर इसको करते हैं तो संरक्षित रहती है सब चीज़, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन वो ये समझता है इसमें ज़्यादा आएगा, ठीक है, समझ गए? संरक्षण का अभाव हो गया। अब वो ये जो विशेषताएं हैं ये उसी के बारे में बताया गया है, चित्र वित्र बनाएगा, नई नई चीज़ें देखेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, इंजेक्शन लगेगा, उसके वो चिंतन हो जाएगा उसमें स्टार्ट, ठीक है। ये रहा विमाओं वाला, ये उससे पहले वाला था, ये यहाँ ज्ञान हो जाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये आ गई कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे को तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। इससे पहले क्या था? अतार्किक था जो चिंतन, यहाँ तार्किक चिंतन शुरू हो गया। उसके बाद मूर्त अवधारणाओं की पहचान हो गई, किसी भी चीज की कोई कॉन्सेप्ट्स बनाने लग गया वो मूर्त, कोई भी मूर्त चीज जो है उसका कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बन जाएगा। लेकिन जो अमूर्त है उसका कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता। कैसे? जैसे उसने नहीं देखा, जैसे मतलब पर जैसे हम गणित पढ़ते हैं, है ना, तो गणित में हम बहुत प्रमेय वगैरह पढ़ते हैं ना, बहुत ऊंचे स्तर पे जाके, तो उनका क्या होता है, जो प्रमेय वगैरह होते हैं वो रियलिटी में नहीं होते ना, वो केवल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अमूर्त होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती है ना मैथ के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उनको वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो रियल में है उनको समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पलटा भी चिंतन, रिवर्सिबल थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पहले वो नहीं सोच पाया था, पहले अगर हम उसको अपने घर से दुकान लेके गए तो दुकान से वापस नहीं आ सकता था,
लेकिन 7 से 11 वर्ष का आ सकता है क्योंकि स्कूल में जाने लग जाएगा ना इस उम्र में वो। ठीक है, कोई भी बात के बारे में सोच रहा है, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था 5 + 3 बराबर अगर 8 होते हैं, तो वो इसी अवस्था में ये भी समझ जाएगा 8 में से अगर 3 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, संरक्षण का ज्ञान हो जाता है, इस चीज का उसको पता चल जाता है कि इतना दूध है ना, तो इसे इसमें लो या इसमें लो, बात बराबर है। ठीक है, उसके बाद विमाओं का ज्ञान हो जाता है, किसी भी चश्मे वाले को अपना पापा नहीं बोलता, वो किसी भी दाढ़ी या बाल वाले को अपना पापा नहीं बोलता, वो सारी चीजें देखता है। पहले वो देखता है अच्छा चश्मा है, लग तो पापा जैसा रहा है, वो नजदीक आएगा, पापा तो नहीं है, मेरे पापा के तो दाढ़ी मूछे बडेडी थी, इसके छोटी छोटी है। हाँ, चेहरा देखेगा, विमाओं का ज्ञान हो जाएगा, सभी तरीके से सोचने लग जाएगा। रिवर्सिबल थिंकिंग, तार्किक चिंतन और संरक्षण और विमाओं का ज्ञान, ये इसके मेजर जो वो हैं विशेषताएं ये है। ठीक है, उसके बाद अब इनको देख लो आप, ये रहा रिवर्सिबल थिंकिंग का उदाहरण है ये। उसके बाद ये जो चीज है ये है इसका मूर्त अवधारणाओं की पहचान होने लग जाएगी। अगर कोई बर्गर खा रहा है, ठीक है, आधा बर्गर बचा है, तो ये सोच रहा है बर्गर ऐसा ही होता है जो आधा है, लेकिन वो ये सोच लेगा कि बर्गर ऐसा होता है, ये जो खा रही है ये ऐसा बर्गर खा रही है, ये जो खाने वाली है। ठीक है, इस चीज का उसको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद ये है जो मतलब ईंट वगैरह से घर मकान बनाने लग जाते हैं ना बच्चे, ऐसे करके। ठीक है, ये वही हो गया, इसी का केस में बराबर आएगी। ये रहा, यहाँ वो रो रहा था, यहाँ नहीं रो रहा, बड़े गिलास को, है ना, कॉन्सेप्ट्स पजल्स वगैरह ऐसे थोड़ा थोड़ा वो सीखने लग जाएगा। बड़े बड़े जो अपने से बड़े होते हैं उन जूतों वगैरह को पहनने लगेगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण रिवर्सिबल थिंकिंग का ये भी है, जो स्विच है, अगर स्विच को ऊपर करते हैं तो ऑफ होता है, जैसे फैन लाइट कुछ भी मान लो, अगर स्विच को नीचे करते तो ऑन होता है, ऊपर करते तो ऑफ होता है। अगर उसको ये बता दिया कि नीचे करने से ऑन होगा तो वो ऑटोमेटिक ये समझ जाएगा कि ऊपर करने से ऑफ होगा। ठीक है, ये रिवर्सिबल थिंकिंग का एग्जांपल। हाँ जी, उसके बाद चौथी स्टेज, लास्ट स्टेज इन्होंने जो बताई थी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कब से स्टार्ट होती है? 12 वर्ष से। कब तक चलती है? लाइफ लॉन्ग। ठीक है, इसमें क्या क्या है? इसमें वो चेस खेलने लग जाएगा, मोबाइल में चैटिंग वगैरह करना सीख जाएगा, है ना, प्यार कर लेगा वो, ये रात दुखी भी होगा, खुशी भी होगा, सब चीज हो रही है ना इसमें। दिमाग को इन अट्रैक्शन से रोक भी सकता है वो। उसके बाद ये वेट वगैरह के बारे में, हर चीज के बारे में नॉलेज हो जाएगी। यहाँ पे वो अलग से वो बना सकता है, रो कॉलम वाला वो बनता है ना, जो प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार कर सकता है। मतलब जो उसका चिंतन का लेवल है वो अमूर्त तक चला गया अब, है ना। उसके बाद यहाँ बच्चा गलती कर रहा है, 7 वर्ष का है, 11 वर्ष का है, वो गलती नहीं कर रहा है, केवल निशान लगाने में यहाँ वो पढ़ भी रहा है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट वगैरह, पेपर वगैरह दे सकता है अच्छे से। ठीक है, अब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अमूर्त संप्रत्यय, जो मैंने गणित की प्रमेयों का बताया था ना, वो यहाँ बनने लग जाएंगे कॉन्सेप्ट्स उनके, है ना। हाँ, मैथ जो अब्स्ट्रैक्ट होती है उसको समझने लग जाएगा वो। उसके बाद कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी व अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है? डाइवर्जेंट, चारों तरफ के बारे में सोचने लगेगा। अभिसारी, केंद्रित किसी चीज पे केंद्रित भी सोच सकता है, डाइवर्जेंट भी सोच सकता है। ठीक है, या मिक्स भी सोच सकता है किसी के बारे में। तो जो चिंतन है उसका वो बढ़ गया ना स्तर। उसके बाद विचारशील चिंतन। विचारशील चिंतन क्या होता है? इसमें एक होगा, उसके बारे में आगे मिलेगा, इसमें शायद नहीं है। विचारशील चिंतन होता है जो वो सोच रहा है उसके बारे में सोचने लग जाएगा। जो वो सोच रहा है, सोचने के बारे में सोचना। सपोज दैट ये आदमी है, पाठ है, चलो इसको छोड़ो,
बना देते। ये आदमी है, ठीक है, ये थिंक कर रहा है के बारे में, जैसे बर्गर है, ये बर्गर के बारे में सोच रहा है, लेकिन और बड़ी चीजें सोच रहा है। तो वो ये भी सोच सकता है कि जो ये बर्गर के बारे में मैं क्यों सोच रहा हूँ, सोच रहा है उस चीज के बारे में सोचने लग जाएगा। ठीक है, पहले वो केवल सोच सकता था, अब वो सोचने के बारे में भी सोच सकता है। ठीक है, उसके बाद अंतरसाध्य तर्क, जहां तक सभी नहीं पहुंचते, ये उसी के हिसाब से जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बताया था ना मैंने मैस्लो वाली थ्योरी में, तो इसमें क्या है, उसके जो तर्क है वो ऐसे हैं जो वो खुद से बना के तर्क दे रहा है, और वो इतने साध्य, उनको कोई अकाट के तर्क दे रहा, कोई काट नहीं सकता उसके तर्कों को, बहुत ज्यादा तार्किक लेवल है ये। ठीक है, हाँ, जिम वगैरह करने लग जाएगा, बॉडी बनाएगा, लड़कियों को इम्प्रेस करेगा। ठीक है, ये हो गया जो संज्ञानात्मक विकास है वो कंप्लीट हो गया जीन पियाजे का। उसके बाद जीन पियाजे साहब ने एक मॉरल डेवलपमेंट दिया था, नैतिक विकास। नैतिक विकास में क्या बताया था, नैतिक विकास में इन्होंने क्या बताया था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी, है ना। नैतिक विकास के बारे में इन्होंने सबसे पहले एक किताब लिखी थी, नैतिक विकास सबसे पहले इन्होंने ही दिया था 1932 में। 32 में कैसे दिया था, एक पुस्तक लिखी थी, दी मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का नैतिक विकास। लेकिन किताब का नाम कभी भी हम ट्रांसलेट नहीं करते, जो है उसी को मानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक किताब दी थी, दी मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, कब दी थी, 1932 में। अपनी ही किताब को रिवाइज कब किया था, 1938 में। ठीक है, रिवाइज कर दिया किताब को। उसके बाद इसी में इन्होंने बताया था कि जो मॉरलिटी है, जो नैतिकता है, उसकी वो दो प्रकार की होती है। इन्होंने मात्र इतना बताया था, जो मॉरलिटी है, जो नैतिकता है, वो दो प्रकार की होती है। पहला हेट्रोनोमी, परायत्ता की अवस्था, परायत्ता की नैतिकता है ना, परायत्ता की नैतिकता की उम्र इन्होंने क्या बताई थी, 4 से 7 वर्ष। और दूसरी बताई थी इन्होंने ऑटोनोमी, ऑटोनोमी मोरलिटी, इसका क्या है, स्वायत्ता की नैतिकता। हाँ, इन्होंने बताया था कि जो 4 साल से जो छोटा बच्चा है, ये वो नहीं है, संज्ञानात्मक विकास नहीं है, पहले तो ये मॉरल डेवलपमेंट है ना, नैतिक विकास। तो इन्होंने बताया था जो 4 साल से जो छोटा बच्चा होता है वो मॉरलिटी के बारे में कुछ नहीं जानता, उसको हम अनैतिक नहीं बोल सकते, ना ही नैतिक बोल सकते, तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे गैर नैतिक। ठीक है, नॉन मॉरल। ठीक है, तो 4 वर्ष तक का हो गया। 4 से 7 वर्ष के बारे में क्या बताया था, प्रायत्ता की। प्रायत्ता की बोले तो भगवान से, जैसे छोटा बच्चा है कोई, उसको जो भी वो झूठ नहीं बोलता, नहीं बोलते छोटे बच्चे झूठ, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि उनको बताया जाता है कि अगर झूठ बोलते हैं तो उससे क्या लगता है, पाप। ठीक है, पाप लग रहा है, क्यों नहीं बोल रहा वो झूठ, क्यों नैतिक बना रह रहा है, क्योंकि वो पाप लगने से डर रहा है। ठीक है, किसी के डर से वो नैतिक है, तो परायत्ता की नैतिकता है। ठीक है, यहाँ नैतिक नियमों को, नियम कहाँ से आते हैं, उसके बाह्य स्रोतों से, माँ बाप, परिवार, विद्यालय, गुरुजन, यहाँ स्टार्टिंग हो जाती है ना 6 से 7 तक थोड़ा सा स्कूल जाने की, तो यहाँ से वो नैतिक के जो नियम है उनको लेता है। उसके बाद ये जो नैतिक नियम होते हैं ये दृढ़ और अपरिवर्तनीय होते हैं। जैसे उस बच्चे को आप ये बोलो कि एक बार झूठ बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मत बोलना, वो एक बार भी नहीं बोलेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो एक बार झूठ बोलेगा तो उसको क्या लगेगा, पाप। इसीलिए इतने दृढ़ होते हैं जो नैतिक नियम होते हैं, जो है वो ही है। नैतिक नियम ये है कि सत्य बोलना चाहिए, तो वो हमेशा सत्य ही बोलेगा और सत्य ही बोलना चाहिए, उससे आगे वो कुछ नहीं जानता। चाहे किसी की जान जा रही हो सत्य बोलने से, वो जब भी सत्य ही बोलेगा। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक न्याय, जो प्रकृति के जो उदाहरण दे के समझाते हैं ना, कि अगर हम प्रकृति के साथ ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। अगर बच्चों को ये समझाया जाता है
तो वे प्राकृतिक न्याय की तरफ आकर्षित हो जाते हैं इसी उम्र में। ठीक है, भय के कारण, ये मैंने बता ही दिया। नियमों को क्यों मानते हैं? भय के कारण। इसमें परिणाम महत्वपूर्ण है, इंटेंशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे परिणाम महत्वपूर्ण है, ना कि इरादा। जैसे कोई झूठ बोला गया हो और वो नेक इरादे से बोला गया हो, ठीक है, किसी भूखे को खाना मिल रहा है आपके झूठ बोलने से, तो आपके हिसाब से तो वो नैतिक है, क्योंकि झूठ बोलना इतना बड़ा पाप नहीं है जितना हमने उसको खाना खिला के वो अच्छा किया है ना। तो इसलिए परिणाम महत्वपूर्ण मानते हैं ये इंटेंशन को कोई महत्वपूर्ण नहीं मानते। चाहे आपने झूठ तो बोला है ना, चाहे आपने क्यों बोला है, किसी को भूखे को खाना खिलाने के लिए बोला है, चाहे किसी की जान बचाने को बोला है, झूठ बोला है तो आपको क्या हुए? अनैतिक। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेज, दूसरी कौन सी बताई थी इन्होंने? ऑटोनॉमी मॉरलिटी, स्वायत्ता की नैतिकता, 9 वर्ष के बाद। अब आप एक बात याद, आपने देखा अभी वो कौन सी उम्र तक थी? 4 से 7, और ये कब से कब है? 9 से प्लस, तो 7 से 9 वर्ष कहाँ गई? 7 से 9 वर्षों को उन्होंने बताया कि ये जो 2 वर्ष हैं ये संक्रमण का काल है। जो नैतिकता की जो स्वायत्ता आएगी बच्चे में, परायत्ता से हटके स्वायत्ता आएगी, उसके लिए जो संक्रमण हो रहा है धीरे धीरे वो उसके बारे में सीख रहा है। जो 2 वर्ष है वो उसी का काल है, 7 से 9 वर्ष। ठीक है, नैतिकता के संक्रमण का काल। ऑटोनॉमी बताइए, स्वायत्ता की नैतिकता 9 वर्ष से ऊपर के बच्चे के लिए। नैतिक नियमों का स्रोत क्या हो गया यहाँ पे? हाँ, स्वयं खुद जानता है वो ये काम अच्छा है या ये बुरा है। तो जो उसमें थी ना इससे पहली में परायत्ता में, उससे थोड़ा उलट है ये। भाई नैतिक नियम खुद बना रहा है खुद के, या कैसे बना रहा है खुद के? दूसरों के सहयोग से, संग साथियों के सहयोग से। जो अच्छा है वो नैतिक मानेगा, जो अच्छा नहीं है उसके लिए उस नियम को वो नहीं मानेगा। ठीक है, नैतिक नियम परिवर्तनशील है, फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ पे वहां दृढ़ थे ना, झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, यहाँ कहीं झूठ बोलने की अगर जरूरत पड़े तो वो बोल देगा। परिवर्तनशील है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उस खुद ने बनाए। उसके बाद सहयोग की नैतिकता है। इस उम्र में सबसे ज्यादा बच्चा सहयोग की भावना रखता है, उसको बहुत बड़ी नैतिकता मानता है किसी का सहयोग करने को, है ना। और सहयोग से ही वो उत्पन्न हो रही है एक दूसरे के। इरादा महत्वपूर्ण है, ना कि परिणाम। अगर किसी को खाना खिलाने के लिए आपने झूठ बोला है तो इम्पोर्टेंट क्या है? खाना खिलाना। इरादा है जो वो अच्छा है ना, नेक इरादा है, इसलिए इरादा महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं है। और वहां क्या था? परिणाम महत्वपूर्ण था, इरादा महत्वपूर्ण नहीं था। अब इन्होंने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। नैतिक वास्तविकता, ये केवल याद रखने, जीन पियाजे ने नैतिकता के कितने स्तर बताए? 3। पहला स्तर नैतिक वास्तविकता, रियलिटी। दूसरा नैतिक समानता, इक्वेलिटी। तीसरा नैतिक पारस्परिकता। अब ये जो इनमें आप फिट करके देखोगे, जो पहला वाला है उसमें तो ये फिट हो जाएगा, और दूसरी वाली जो इन्होंने गॉड बताई है नैतिकता, जहाँ संक्रमण हो रहा है, उसमें ये फिट हो जाएगा, और इसमें लास्ट वाली में नैतिक पारस्परिकता फिट हो जाए। ठीक है, 3 स्तर बताए हैं। वो क्या है? अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं? 4। नॉन मॉरल, गैर नैतिक, 0 से 4 वर्ष। हेट्रोनॉमी, परायत्ता की अवस्था, 4 से 7 वर्ष। उसके बाद ट्रांसिटेशनल संक्रमण की अवस्था, 7 से 9 वर्ष। उसके बाद ऑटोनॉमी, स्वायत्ता की अवस्था, 9 से ज्यादा उम्र भर के। ठीक है, ये हो गया। अब एक और रह रहा है, छोटा सा है ये। क्लास आप लोगे 5-10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का। ये है मोरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कोहलबर्ग का। किसका? कोहलबर्ग का। इन्होंने दिया था जीन पियाजे साहब से प्रभावित होके। पहले किसने दिया था? जीन पियाजे ने। उसके बाद इन्होंने उन्हीं से प्रभावित होके
दिया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कौन सी विधि से किया था, क्रॉस सेंसनल मेथड। ये मैंने आपको जो मनोविज्ञान की विधियां थी उनमें बताई थी, क्रॉस सेंसनल। एक ही समय में अलग अलग उम्र के बच्चों पे जो प्रयोग किया जाता है, जैसे इस अवस्थाओं का अध्ययन चल रहा है, अगर एक बच्चे पे करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी, भाई 20 वर्ष तक का अध्ययन करना तो 20 वर्ष लगेंगे उस अध्ययन को करने में। अगर अलग अलग उम्र के एक ही समय पे अलग अलग बच्चे ले लें तो वो 1-2 महीने में हो जाएगा अध्ययन। तो उसी अध्ययन की प्रणाली से इन्होंने ये जो नैतिक विकास है इसका सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसमें हेंज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आगे मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगा हेंज की कहानी क्या है। इन्होंने 3 स्तर बताए थे जो नैतिकता के थे। कितने? 3। पहला स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल। पहला स्तर क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल। उसके बाद दूसरा कन्वेंशनल लेवल। उसके बाद तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पूर्व पारंपरिक स्तर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बताया था? पारंपरिक स्तर। तीसरा पश्च पारंपरिक स्तर। क्या इन पे? हाँ, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, इसमें क्या बताया था? जो पहला है पारंपरिक स्तर है, जो उसमें जो मॉरलिटी है, जो नैतिकता है, वो कैसे प्रदर्शित होती है, कैसे करता है जो बच्चा प्रदर्शित करता है? रिवार्ड या पनिशमेंट, या तो इनाम लेने के लिए या पनिशमेंट से बचने के लिए मॉरलिटी दिखाता है। उसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट से दिखाने लग जाता है, इससे जस्ट। अब ये दोनों हैं जो ये रिवार्ड वाला और सेल्फ इंटरेस्ट वाला, ये दोनों किसमें आ जाएंगे? पूर्व पारंपरिक स्तर में। उसके बाद दूसरों को खुश करने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, जैसे कोई उसे ये बोले अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है, भाई समाज में वो निकलेगा तो कोई उसे ये बोले बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है, तो कौन सा हो गया? दूसरों को खुश करने के लिए तो वो नैतिकता दिखा रहा है। उसके बाद जो भी कोई समाज के नियम है उनको नियमित रूप से चलते रहें, उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो, इस डर से समाज में उसका बहिष्कार होगा, तिरस्कार होगा, जो उसको चाहिए नहीं। उसके बाद बताया था इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज से जो कॉन्ट्रैक्ट, समझते हो आप? कॉन्ट्रैक्ट अनुबंधन, अनुबंधन जो समाज से, जो वो समाज में रह रहा है तो समाज से जो वो अनुबंधन होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो भी वो है इसका। और ये है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स खुद के प्रिंसिपल बना लेगा। अंतिम स्तर कौन सा है? प्रिंसिपल वाला, किशोर अवस्था वाला। और यहाँ कौन सा है? बाल्यावस्था वाला, पूर्व बाल्यावस्था वाला। ठीक है, इन्होंने जो ये बताए थे ये रे दोबारा से यही लिख रहे हैं। पनिशमेंट से बचने के लिए, खुद के इंटरेस्ट के लिए, और गुड बॉय बैड, गुड गर्ल नाइस गर्ल कहलवाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सोशल कॉन्टैक्ट के लिए, और खुद के प्रिंसिपल से। 6 तरीके से कर रहा है ना वो, 3 स्तरों में बट रहे। कैसे कैसे? पहला जो स्तर है प्री कन्वेंशनल, इसको उसने एज क्या दी? 3 से 7 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था इन्होंने कब से मानी नैतिकता की शुरुआत? 3 वर्ष से। उसके बाद अगला 8 से 13 वर्ष, पारंपरिक स्तर। उसके बाद एडल्टहुड, ये 13+। ठीक है, ये रहा। अब इन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताया था, 2 मिनट की कहानी है एक। ये है हेंज। कौन है ये? हेंज। ठीक है, हेंज की ये है वाइफ।
ठीक है। अब जो हेंज की वाइफ है इसको एक रोग हो गया, जैसे कैंसर हो गया इसको, ठीक है, और ये उस टाइम की बात है जब ये प्रयोग कर रहे थे। हेंज की पत्नी को क्या हो गया, कैंसर। अब कैंसर की नहीं बनी दवाई, ये गया उसको डॉक्टर के पास लेके। डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई है, दवाई का नाम ये है, लेकिन ये अभी मार्केट में नहीं मिलेगी, फलाने फलाने साइंटिस्ट ने अभी इसकी खोज की है, वो ही दे सकता है और कहीं नहीं मिलेगी ये। ठीक है साहब। ये जाता है उस फार्मेसी के पास, जिसका वो साइंटिस्ट का नाम बताता है डॉक्टर, उसके पास जाता है। ये उसके पास गया तो इसने डॉक्टर ने यहाँ तो इसको बता दिया, यहाँ गया है वो, है ना, ये गया, इसलिए पूछा कि ये ऐसे ऐसे साहब मेरी पत्नी बीमार है, ऐसे ऐसे दवाई चाहिए। पहले तो इसने मना किया, लेकिन अगर इसने बोला अगर मैं दूंगा तो कोई बड़ी फार्मेसी कंपनी को दूंगा ना, सबसे पहले इसका फॉर्मूला बहुत पैसे की है, तो इसने इसकी जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा बताई, जैसे मान लो 1 करोड़ रुपए बता दी इसकी कीमत दवाई की। अब वो अरेंज करने की व्यवस्था करेगा ना, तो अब वो इसकी 1 करोड़ की अरेंज की व्यवस्था करने की सोचेगा, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आप यहाँ प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि उसको अब क्या करना चाहिए। भाई 1 करोड़ तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं, पैसे बहुत ज़्यादा हैं और पत्नी भी बचानी है, ठीक है, पत्नी से प्रेम है, वो भी जरूरी है बचाना, पैसे बहुत ज़्यादा है, दवाई भी नहीं खरीद सकता। अब उसके साथ उसके सामने ये दुविधा हो गई ना, तो इसी को हेंज की दुविधा नाम दिया था। अब ये दुविधा है, इसको अब बताओ आप क्या करना चाहिए उसको। प्रश्न ये उठता है कि अब उसको क्या करना चाहिए। अब उसने पैसे मांगने की व्यवस्था की, पहले अपने यारों दोस्तों रिश्तेदारों सभी से मांगने की कोशिश की, लेकिन 1 करोड़ की व्यवस्था उसके पास नहीं बैठी। अब आगे चल के अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। इससे अब ये प्रयोग कर रहा है बच्चों पे, ये हेंज की जो मूवी है ये दिखाई बच्चों को। अब उसके बाद वो पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए। प्रश्न उन बच्चों को खुद को दे दिया, कैसे, हेंज शुड स्टील द ड्रग एंड नॉट गो टू प्रिजन एज दिस अनफेयर। मतलब वो दवाई चुरा ले और जेल भी ना जाए, चुरा ले और भाग जाए, ठीक है साहब। उसके बाद दूसरा, वो दवाई ना चुराए, क्योंकि चोरी करना बुरी बात है, ऐसा सोच के वो दवाई ना चुराए और पत्नी को मरने दे। तीसरा प्रश्न क्या खड़ा होता है, वो दवाई चुराए और बाकायदा जेल जाए, आप कन्विंस करें जाके कि भाई मैंने चोरी की है, मुझे जेल दो, क्योंकि वो इतना नैतिक है। तो ये 3 तरीके के प्रश्न उसके सामने खड़े हो गए। अब आपने भी कुछ ना कुछ सोचा ही होगा, है ना, तो आप भी कमेंट में लिख देना आपको कोई उत्तर सूझा हो इसका। अब क्या करेगा और क्या होगा। अगर उसने ये सोचा कि भाई मैं चोरी नहीं करूंगा, चोरी करना बुरी बात है, तो उसकी पत्नी मर जाएगी, पक्की बात है साहब, कैंसर से बच नहीं सकती, पत्नी मर जाएगी। तो एक कौन सा स्तर बताया उन्होंने, जो उन्होंने शिकागो में 72 लड़कों पे ये प्रयोग किया था, उनको मूवी दिखाई थी। अब 72 लड़कों में से जिन लड़कों ने ये कहा था कि भाई चोरी करना बुरी बात है, हम चोरी नहीं करेंगे, पत्नी मरती है तो मरने दो, तो उनको बताया इन्होंने प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर। जो बच्चे ये उत्तर दे रहे हैं कि पत्नी मर जान दो, चोरी करना बुरी बात है, वो कौन से स्तर में हो गई, पूर्व पारंपरिक स्तर में। उसके बाद जिन्होंने उत्तर ये दिया कि भाई चोरी कर लेनी चाहिए, पत्नी को बचा लेना चाहिए और जेल में जज के सामने पेश हो जाना चाहिए कि भाई मैंने चोरी की है, मुझे जेल करो, तो जो ये सोच रहे हैं उनका स्तर इन्होंने कौन सा बताया था, उन्होंने बताया था पारंपरिक स्तर। उम्र का आपको पता ही है ना इसकी, ये क्या है 3 से 7 वर्ष, ये क्या है 8 से 13 वर्ष, ठीक है। इस उम्र की सोच बताई है, यहाँ इस उम्र की बताई है। और जो ये कहते थे कि भाई चोरी भी कर लेनी चाहिए, पत्नी को बचा लेना चाहिए और आनंद से ऐश करनी चाहिए, कहीं बाहर जाके विदेश निकल जाए यहाँ से, ठीक है,
उनका कौन सा लेवल बताया इन्होंने? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। सबसे ज़्यादा अच्छा लेवल कौन सा बताया इन्होंने? पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, मॉरलिटी में हमेशा इस बात का आपको भी याद रखना चाहिए, मॉरलिटी को इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए कि आप उसके चक्कर में आपकी ज़िंदगी खराब ही हो जाए। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, तो नमस्कार।